हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण सभी को। तो आज आप लोगों को बहुत ही खुशी की बात होगा क्योंकि आज हम लोग क्या कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग 11th का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम लोग किसका SHM और वेव्स के बारे में बात किए थे जो लास्ट 3 इयर्स में पूछे गए थे, और उन सारे क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस हम लोग किए थे। ठीक है, बट आज हम लोग अब 11th क्लास का पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और कैपेसिटर्स भी इसी में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लास्ट 3 इयर्स में इन चैप्टरों से किस लेवल का सवाल। तो आज से हम लोग बिल्कुल नया फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे क्योंकि ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। क्या है ये? 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो इसको हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस ऑफ क्लास 12 सिलेबस इन नीट एग्जामिनेशन। उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस हर एक साल पूछे ही जाते हैं, मतलब ऐसा कोई सा भी ईयर ना हो जब जिस ईयर ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, तो आइए आप लोग देखते हैं, अच्छे से एंजॉय कीजिए। अब हम लोग लगभग 40% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपना 60% सिलेबस बचा हुआ है। तो आइए देखते हैं अपना 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब कोई मेरे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोई कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट। ठीक है, ये ठीक है, हैविंग चार्ज Q, और उस पर चार्ज कितना दिया हुआ है? Q, और उसका एरिया क्या है? A। चार्ज Q और एरिया A। ठीक है, तो अब उसके बाद ये नीचे में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो, उन्होंने ये बोला है कि फोर्स का रिलेशन क्या होगा। तो देखो, फोर्स किस पे डिपेंड करेगा। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने ये बोला है कि जो फोर्स होगा प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस के रूट के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, लीनियर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके लीनियर प्रोपोर्शनल होंगे। सेकंड ऑप्शन था ये। थर्ड ऑप्शन में क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब प्लेट्स के डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन का कहना है। और फोर्थ ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ तो उन्होंने बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आइए देखते हैं कौन सा सही है। जैसे हम लोग जानते हैं कि चार्ज पता हो, और देखो चार्ज पता हो, सुनो ये, अगर चार्ज पता हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, चार्ज पता हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं? फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई लिखते हैं। Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हो जाता है यही। और मुझे ये पता है कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके कारण जो फील्ड बनता है कितना बनता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना बनता है? E बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है बताओ? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब Q अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा। चार्ज अपॉन एरिया को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो यहाँ से फिर से यदि हम लोग सिग्मा को रिप्लेस करेंगे तो देखो Q और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन A, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट ये बचा ही रहेगा। तो क्या हो गया? Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर तो डिस्टेंस पे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं आया। अगर इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को यदि मैं D बोल दूँ तो वो D पे तो डिपेंड ही नहीं किया। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? तो यस, ऑप्शन सी में देखो क्या बोला है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। मतलब जो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा सी हो गया। तो देख सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन, बेसिक, बिल्कुल बेसिक आपको सिंपल फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से इस सीरीज को एंजॉय कीजिए। डेफिनेटली इस सीरीज को अच्छे से यदि आप देखेंगे तो डेफिनेटली इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अपना ये सेकंड क्वेश्चन है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बेसिकली ये कुछ नहीं, एक सिंपल क्वेश्चन ही है, मतलब सिंपल फॉर्मूलेज है जो हर जगह बताया जाता है। इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है और एक्सियल पे कितना होता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन अ इक्वेटोरियल प्लेन। कौन सा प्लेन में बात किया है? इक्वेटोरियल प्लेन में बात किया है। एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। मतलब डायपोल क्या होता है? डायपोल से r डिस्टेंस पे वो बोला है क्या? r डिस्टेंस पे बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और r जो बोला है कि वो बहुत ज़्यादा है। r की जो वैल्यू है, दोनों डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस है उससे r बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट को बोला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखो, हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी डायपोल के कारण किसी इक्वेटोरियल प्लेन पे बनता है तो वो कितना होता है? KP अपॉन RQ।
Kp अपॉन आर क्यूब, यही बनता है। यदि मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट ए डिस्टेंस आर एट द इक्वेटोरियल प्लेन, ये बनता है Kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ तो देखो, चूंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे को उल्टा होता है, क्योंकि अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखें और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है, मतलब एक का प्लस से माइनस होता है तो एक का माइनस से प्लस, तो उसके कारण हम मुझे ये माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्शन के कारण हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ तो माइनस के को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ये आर क्यूब है उसको भी लिख सकते हैं, और ये पी मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि माइनस पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये सही होगा। तो यही ऑप्शन देखो कोई मैच कर रहा है, यस डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या बात किए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बात किए, अगर इक्वेटोरियल प्लेन पे Kp अपन आर क्यूब मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन विद अलॉन्ग विद द डायरेक्शन कंसीडर करके चलेंगे तो डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। डेट्स वाई यहाँ पर माइनस आया और उस माइनस के कारण एक्स्ट्रा एक माइनस का साइन इसमें इनबिल्ट है, और के की वैल्यू हम लोग क्या रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड अगेन यू कैन सॉल्व दिस होल एक्सप्रेशन, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है ओवरऑल, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब देखो किसी को ये नॉर्मल हर एक जगह पढ़ाया जाता है, हर एक क्लासेस में ये इसको फार्मूला डिराइव करवाया जाता है, डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हर एक लेक्चर को आप अच्छे से देखो, अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से देखो। कोई भी कंसेप्ट यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो उस बार नोट्स को पढ़ो। ये सारे के सारे कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंट ईयर का पेपर एनालिसिस मुझे ये बताता है कि आने वाले ईयर्स में क्या होने वाले हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आपका प्रिपरेशन को लेवल को भी पता चलता है कि आप में क्या कमी है, क्या और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यही तो सबसे बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है बेसिकली। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डिफाइन कर दिया कितना, 1.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना डिफाइन कर दिया, 1.6 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन पे कितना एक्सेलरेशन आएगा वही बताना है, ठीक है। उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन पे जितना एक्सेलरेशन आएगा उसी चीज़ की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे अपना कैसे कैलकुलेशन होगा। देखो, जैसे अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो कूलॉम्स लॉ से क्या लिख सकता हूँ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, यही लिखते हैं। और यदि फोर्स को मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहा हूँ, क्या कंसीडर कर रहा हूँ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन, और ये कितना हो जाएगा बताना, K ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसको और आगे लेकर चले तो मुझे एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन को A लिख सकते हैं और उसको क्या आ जाएगा K। तो K की जगह वैल्यू क्या रखना है बताओ, K को वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और उसी की वैल्यू क्या लिखते हैं 10⁹, ठीक है। Q1 कितना दिया वो बताओ, चार्ज तो दोनों का ही सेम ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19, उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, चार्ज दोनों पे सेम रहता है। चलो इसको स्क्वायर नहीं करोगे तो एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 इंटू 10⁻−19, मतलब ये हो गया तुम्हारा K Q1 इंटू Q2। और R की बात करते हैं, यदि मैं R की बात करूँ तो R कितना है बताओ, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1.6 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब 10⁻−10, और उसको यदि स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। और मास भी नीचे आएगा, जब एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं तो मास भी नीचे आ जाएगा। और मास कितना है बताओ, 9.1 इंटू 10⁻31, यही है। और इसी को तुम सिंपली सोल्व कर लोगे तो ये तुम्हारा 10⁻22 आ रहा होगा। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर अप्रॉक्स में लगभग यही आएगा, क्या आ जाएगा 10⁻22 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग ये बता दिए और यहाँ से ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं, केवल फोर्स निकालना है और फोर्स निकाल कर मास से डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखो यही, यदि देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछा था तो इलेक्ट्रॉन का मास से डिवाइड किए। क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछा था इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड किए। अगर क्वेश्चन में
अगर क्वेश्चन में वो बोलता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो वी हैव टू डिवाइड दिस होल एक्सप्रेशन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। इफ इन द क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन में ये पूछते कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ acceleration of proton, then what we should have to do, we should have to divide the whole expression by मास ऑफ प्रोटॉन। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन के बारे में बात की थी, तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन को बताना था तो फोर्स निकाल कर इलेक्ट्रॉन का मास से डिवाइड कर देंगे, और यही मेरा आंसर था, यही मेरा क्वेश्चन था, और इसलिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मास से डिवाइड कर दिया। फोर्स में मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ गया, वही एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 10⁻22। तो देख सकते हो आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ ऐसा टफ नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नीट 2020 में पूछा गया था। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही थोड़ा सा कंसेप्चुअल बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन ही है, इजी ही है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। इस क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला था, ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी था तो मैंने उसको नहीं लिखा, बट ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये कब पूछा गया था, ये डायग्राम बनाया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा था कि जैसे देखो, ये मेरे पास कोई कैपेसिटर है जो बीच में एयर भरा हुआ है। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस d है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस एरिया कितना है, a है। अब देखो, इसी ये ओरिजिनल कंडीशन था, क्या था, केस 1। अब सेकंड केस में उन्होंने क्या किया कि यही कैपेसिटर में क्या कर दिया, आधा दौर उन्होंने कोई क्या कर दिया, आधे डिस्टेंस पे कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उन्होंने इसमें क्या कर दिया, भर दिया। और यहाँ से डिस्टेंस कितना है, d/2, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक, जो मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसको उन्होंने क्या बोल दिया, k बोल दिया। मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसको उन्होंने k बोल दिया, और k की वैल्यू डिफाइन कर दिया, k = 4। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था न्यू ओरिजिनल कैपेसिटेंस अपॉन न्यू कैपेसिटेंस। क्या पूछा था उन्होंने, ओरिजिनल कैपेसिटेंस और न्यू कैपेसिटेंस दोनों का जो ये मेरा रेशियो आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। क्या है ये, देखो, तो सबसे पहले मैं यदि सी ओरिजिनल की बात करूँ, ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस क्या है, स्टार्टिंग वाला क्या हो जाएगा, A/0/d। कैपेसिटेंस निकालने का यही तरीका है, ओरिजिनल, C = A/0/d, ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ठीक है, पहला केस का ये सिंपल आ जाएगा क्योंकि बीच में एयर भरा हुआ है। ठीक है, C न्यू, नया वाला में क्या किया उन्होंने, आधे दूर क्या लाकर भर दिया, डाइलेक्ट्रिक लाकर भर दिया, और उसमें k ला दिया, और k की वैल्यू कितना रख दिया, 4। तो यहाँ पे जो होगा, देखो क्या होगा, तो C = A/0। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना था, d, और d में से d/2 डिस्टेंस तक उन्होंने क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर बचेगा कितना, d - d/2, यही बचेगा। एयर में इतना ही बचा ना, टोटल d था तो एयर में कितना बचा, A/0 d - d/2 प्लस क्या आएगा, प्लस का ये भी तो लिखना पड़ेगा, वो कितना है, वो डिस्टेंस कितना है, d/2, और उसका मीडियम कितना है, d/2, और उसका मीडियम कितना है, इससे डिवाइड करना है, 2k से डिवाइड करना है। ठीक, इसको सोल्व करो C न्यू को, तो ये कितना आ जाएगा बताना, A/0, तो यहाँ से आ जाएगा d/2, और यहाँ से आएगा d/2k, और 2k की वैल्यू कितना है बताओ, k की वैल्यू 4 है, तो हम लोग रखेंगे तो ये d/8 हो जाएगा, k की वैल्यू यदि 4 है तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, A/0 अपॉन 5d/, देखना एक बार कितना आ जाएगा, 5d/8, एक सेकेंड, 4d आएगा प्लस d अपॉन 8, मतलब क्या आ गया, 8A/0 अपॉन 5d आएगा। ठीक है, यही तो आएगा, C न्यू आ गया, और C ओरिजिनल कितना था मेरे पास, ये था, और दोनों का रेशियो पूछा था, तो दोनों का रेशियो यदि मैं बात करूँ तो C ओरिजिनल, C न्यू अपॉन C ओरिजिनल का रेशियो पूछा था। क्या पूछा था उन्होंने, C न्यू अपॉन C ओरिजिनल, तो C न्यू और C ओरिजिनल की यदि मैं रेशियो यदि फाइंड करूँ तो क्या आएगा बताना, C न्यू कितना आया, 8A/0 अपॉन 5d, देखना यही आएगा, और C ओरिजिनल कितना है, A/0 अपॉन d, तो इसको यदि साथ में मल्टीप्लाई कर देते, d ऊपर चला जाएगा और A/0 नीचे आ जाएगा,
तो ये क्या बचेगा बताना, सब चीज़ कैंसिल होकर केवल क्या बचेगा 8/5। तो इसका जो दोनों का न्यू रेशियो निकल कर सामने आएगा वो क्या हो जाएगा 8/5। तो आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो केस उन्होंने कंसीडर किया था। क्या, पहली बार उन्होंने जब कैपेसिटर को एयर में रखा था और उस केस में कैपेसिटेंस निकालेंगे तो सी की वैल्यू A/0/d। सेकंड केस उन्होंने क्या कर दिया, आधे दूर उन्होंने डायलैक्ट्रिक इंक्लूड कर दिया और डायलैक्ट्रिक इंक्लूड करने d/2 डिस्टेंस पर रख दिया। फिर उस केस में यदि हम लोग कैपेसिटेंस लिखेंगे तो A/d - d/2 एयर वाला, और फिर इसके लिए भी आएगा d/k, dy डिस्टेंस कितना है d/2 और k की वैल्यू जो है रख दिया। फिर यहाँ से जो वैल्यू है 8/, फिर मैंने रेशियो निकाला 8/5 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब आइए देखते हैं अपना इसी से चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। अपना ये कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ। ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है, पूछा गया था। ठीक है, देख सकते हो आप लोग बेसिकली यदि आप लोग बेसिक पकड़ के चलते हो तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग जब प्रिपरेशन करो तो इसके दौरान मतलब ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन देखते गए, आपको एनालाइज भी करना है किस लेवल का क्वेश्चन है, कैसा आ रहा है, किस लेवल का प्रिपरेशन का रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड है, और ये आया था आप लोगों का 2019 में आया था नीट, पिछले साल से पिछले। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पूछा गया है। एक मेरे पास शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है, देखो तो साथ साथ लिखते चलो तो ईजी हो जाता है। डायपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है 16 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर। दिस इज नॉट अ सेंटीमीटर, दिस इज नॉट अ सेंटीमीटर, क्योंकि डायपोल का कूलाम मीटर है। क्या है, कूलाम मीटर। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डायपोल एट ए डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो जो डायपोल बना है उसका सेंटर से कितने दूरी पर, जो डायपोल बना है उसका सेंटर से 0.6 मीटर की दूरी पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, और वो पॉइंट देखो, वो जो लाइन होगा वो कितना एंगल बनाएगा, देखो जो पॉइंट होगा, और यदि सेंटर से देखो ऐसे है, मतलब ये यदि यहाँ पर मैं डायपोल कंसीडर करूँ +q -q। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू बताना है। जो सेंटर से ये कितना एंगल पे बना रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है 60। तो इस पॉइंट पे मुझे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, V बताना है, P पॉइंट मान लो। ठीक है, और ये दूरी दिया हुआ, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 0.6 मीटर। कितना दिया हुआ है 0.6 मीटर। तो हम लोग जैसे जानते हैं किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का एक्सप्रेशन क्या होता है, K P cos थीटा अपॉन r²। जनरल पॉइंट का है, पोटेंशियल निकालने का यही रूल है। तो बताओ अब k की वैल्यू कितना है, सिंपल 9 × 10⁻9, p की वैल्यू दिया हुआ है 16 × 10⁻⁻9, और cos थीटा मतलब cos 60 कितना होता है 1/2। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ cos 60 1/2 हो गया। और r कितना है 0.6 मीटर, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.36। 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 तो बनेगा, और इसको यदि सोल्व करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 × 16। ठीक है, और ये इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 200 वोल्ट। कितना आ रहा है 200 वोल्ट। तो यहाँ से सिंपल तुम लोग देख सकते हो, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, Kp cos थीटा अपॉन r²। हर एक डाटा दिया हुआ है, केवल वैल्यू रखना है और आंसर बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को ओवरऑल ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए कि हाँ यही है। ठीक है, तो आइए, तो ये अपना ऑप्शन यदि मैं मैच करूँ तो ये क्या है 200 वोल्ट। ठीक है, तो समझ आया, ये 200 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, आइए देखते हैं अपने इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो ओके ठीक। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको बस आप लोगों को केवल ऐसे ही टिक करके आना होगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन यदि एग्जाम में फिर से पूछे जाए तो आप लोगों को बिल्कुल टिक करके आना चाहिए। थोड़ा सा कंसेप्ट भी है, ऐसा तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। देखो ये क्या है, देखो नीट 2020 मतलब पिछले साल का ये क्वेश्चन है। तो देखो इसमें उन्होंने क्या पूछा है, इन ए सर्टेन रीजन स्पेस वॉल्यूम इतना, कोई रीजन है, कोई पर्टिकुलर एरिया है जो उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ 0.2 मीटर क्यूब। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट। मतलब ये जो पार्टिकुलर एरिया है, पार्टिकुलर रीजन बना है, मान लो कि ये कोई पार्टिकुलर रीजन बन गया। ठीक है, ये कोई पार्टिकुलर रीजन है, और इसका जो वॉल्यूम की बात किया उन्होंने कितना है 0.2 मीटर क्यूब। ठीक है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना है बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो दिया हुआ है, पोटेंशियल उन्होंने बोल दिया है कि इस रीजन में जो पोटेंशियल है वो हमेशा क्या बन रहा है 5 वोल्ट बन रहा है।
तो इस केस में मतलब हमेशा, मतलब यहाँ पर भी देखो तो थ्रू आउट दिस रीजन हमेशा क्या है, 5 वोल्ट का ही पोटेंशियल है। कितना है? 5 वोल्ट का ही पोटेंशियल है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, dV/dr। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, dV/dr। तो बताओ इसमें पोटेंशियल कहीं चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? dV मतलब चेंज इन पोटेंशियल ही तो होता है, dV मतलब पोटेंशियल का चेंज होता है। तो इस पूरे वॉल्यूम में कहीं भी पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 5 वोल्ट है, हमेशा हर जगह पे है, मतलब कहीं भी पोटेंशियल की वैल्यू नहीं बदल रहा है। डैट मीन्स यहाँ पे इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी हर जगह जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि पोटेंशियल ही नहीं बदल रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पर्टिकुलर रीजन इज ऑलवेज जीरो। It is because the potential in this particular region is zero. सॉरी 5 वोल्ट कांस्टेंट पोटेंशियल। क्या है? इस रीजन में जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट कांस्टेंट हो गया है। इस बेस पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो डी करेक्ट सही है। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो समझ में आया? तो ये बेसिक इतना सिंपल क्वेश्चन, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए हर एक बेसिक नॉलेज के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो बेसिक यदि हम लोग पकड़ के चलते हो तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं अपना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पूछा गया था अपना नीट 2019 में। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है लेकिन बेसिक ही है। देखो ये बोला है 2 पॉइंट चार्जेज है, एक ए, ठीक है, एक ये बोल दिया मैं ए पॉइंट पे ए चार्ज है और एक यहाँ पे बी पॉइंट है। वहाँ पे जो चार्ज है उसको मैं क्या बोल दिया, माइनस क्यू बोला है। क्या बोला है वो? माइनस क्यू है। यहाँ पे जो चार्ज है उसको माइनस क्यू बोला है। ठीक है, दोनों किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, आर पे है। कितना पे है? आर पे है। दोनों कितने डिस्टेंस पे? आर पे है। तो सिंपली यदि मैं फर्स्ट केस में इन दोनों का यदि फोर्स कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो KQ² अपॉन आर स्क्वायर, KQ1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो KQ मैग्नीट्यूड यदि देखूँ, केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, तो वो यही होगा। ठीक है, अगर नया सिचुएशन में उन्होंने ये बोला है, क्या बोला है सेकेंड केस में, कि इसका 25% चार्ज उस पर ट्रांसफ़र हो जा रहा है। समझ में आया? इसका 25% चार्ज, इसका 25% चार्ज ऑफ ए का कितना चार्ज? 25% बी पे ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो ए का 25% चार्ज यदि बी पे ट्रांसफर होगा तो देखो क्या बनेगा। देखो तो यहाँ पर बचेगा कितना? QA। तो देखो Q था तो उसका कितना उसमें से चला जा रहा है? 25%, मतलब Q/4। Q था उसका 25% उससे हट जा रहा है, मतलब निकल जा रहा है उससे बाहर। तो ये बचेगा कितना? 3Q/4। यही बचेगा कि नहीं बचेगा? 3Q/4 ही बचेगा। मतलब नया जो QA डैश बचेगा, मतलब ए पॉइंट पे, वो 3Q/4। और QB डैश की यदि मैं बात करूँ, क्या किसका बात करूँ? QB डैश, वो कितना बचेगा? देखो माइनस Q पहले से है और प्लस का Q/4 और आ गया। माइनस Q पहले से था और प्लस का Q/4 और आ गया। तो यहाँ से यदि देखोगे तो -4Q और प्लस Q अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा? -3Q/4। यही होगा कि नहीं होगा? सिंपली यही होगा। अब हम लोग बात करेंगे, नया फोर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? न्यू फोर्स। तो देखो K, तो K तो रहता हमेशा। अब बताओ Q1 डैश कितना आया? 3Q/4। Q2 डैश कितना है? QB डैश 3QB/4 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर, आर कितना है? आर के टर्म। तो इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो F1 की जो वैल्यू होगी, देखो 9/16, ठीक है, और K और Q² अपॉन आर स्क्वायर, यही बचेगा। और KQ² अपॉन आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं। मतलब 9/16, 9/16, यहाँ पे 16 होना चाहिए। और ये इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? F। तो यहाँ से हम लोग यदि मैं बात करूँ तो ये बन रहा है। तो F1 का जो नया वैल्यू आया कितना आया? 9/16 F आया। कितना आया? 9/16 F। तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो, तो यहाँ से मेरा फर्स्ट ऑप्शन सही आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं, सिंपल जो पहले सिचुएशन था QA हम लोग कैलकुलेट कर लिया। दूसरी बार बोला कि यहाँ से 25% चार्ज Q है तो Q का 25% Q/4 यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब इससे ट्रांसफर होकर उस पर चला गया। तो इसमें से माइनस होगा और उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसमें से माइनस हो गया तो ये बचा, इस पे से माइनस हो गया, सॉरी इस पे से माइनस हो गया तो ये बचा, और इस पे आ गया -Q पहले से था और Q/4 और आ गया तो ये हो गया। नया चार्जेस मिल गया, डिस्टेंस अभी भी सेम है तो 4 से आ गया ये। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन है।
तो हम लोग यहाँ पर आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, एक और क्वेश्चन था वो लाइन चार्ज के कारण था। तो वो लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है वो भी 19 में पूछा गया था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक और क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ इवन कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो वो केवल फार्मूला बेस्ड था, उसको लिखना इतना और फिर सोल्व करना, ठीक है। क्या था उसमें, एक लाइन चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसका एक सिंपल फार्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ठीक है, उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, और जो ये क्वेश्चन है बेसिकली यही है। बाकी हम लोग ऑलमोस्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए 18 to 20, मतलब 2018, 19 और 20 में इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटेंस का जो पोर्शन होता है यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। और ये अब आज का क्वेश्चन नंबर ये 7 था। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस का हम लोग पूरा पोर्शन कवर कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग अगली चैप्टर में बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने टॉपिक लास्ट 3 इयर्स में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उन सारे के सारे हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाना है, नोट्स बनाकर प्रॉपर उसको एनालाइज करना है, ताकि उससे आप लोगों को पेपर पैटर्न के बारे में पता चलते रहे। साथ ही साथ आप पेपर का लेवल का भी हम जज कर सकते हो कि आगे आने वाली ईयर्स में कैसे पेपर होंगे, किस लेवल के पेपर बन रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय श्री कृष्ण।